आज की कहानी हंसी खुशी मस्ती के साथ शुरू तो होती है, लेकिन आखिर तक जाते जाते कहानी में ऐसा मोड़ आता है जहां दर्द, क्रूरता, बुरी यादें जिनसे लड़ाई करती हुई एक 70 साल की बूढ़ी महिला। दोस्तों, मैंने हाल फिलहाल में ही जापान के कंफर्ट वुमन पर कहानी सुनाई थी, जिसे आप लोगों ने बेहद सराहा, पसंद भी किया। आज मैं उन्हीं कंफर्ट वुमन की असली न्याय की लड़ाई की कहानी सुनाऊंगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अदालत में पेश होती है। आखिर तक कहानी को पूरा सुने। मूवी स्ट्राइप सुनाने वाली है 2017 की साउथ कोरियन मूवी आई कैन स्पीक, डायरेक्टर ह्योन सुक किम, IMDb 7.5। बरसाती रात है। काला रेनकोट पहने एक आदमी हाथ में हथौड़ा लिए गली गली घूमे दीवारों को तोड़ रहा है, लेकिन एक और कोई काला कपड़ा पहना आदमी उस पर नजर रखे हुए है। फिर उसने उसकी कुछ तस्वीरें भी खींची। अब यहाँ ट्रेन की भीड़ में एक लड़का पार्कमिन सफर कर रहा है, जिसकी शहर में जूनियर सिविल सर्विस ऑफिसर की जॉब लगी है। आज उसका पहला दिन है। जब वो ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसे चारों तरफ सन्नाटा दिखा। एक भी आदमी नहीं है और घड़ी में 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तभी थोड़ी देर में सड़क के तीनों तरफ से उसने भीड़ के सैलाब को आते देखा और उन्हें ऑफिस स्टाफ्स में वो भी मिल गया। पार्कमिन की पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में नियुक्ति हुई है, जहाँ उसका काम आम जनता की परेशानी को सुनना और उसे हल करना। पार्कमैन यहाँ सबसे जूनियर है। सबसे मिलने के बाद वो अपने डेस्क में आकर बैठा। बहुत ही साफ सुथरा, अच्छी सी चीजें समेट कर रखने वाला इंसान है। हर एक चीज उसके पास मौजूद है, जिसे देख पास बैठी सोहा भी दंग रह गई। इतने में एक काला कपड़ा पहना इंसान ऑफिस में घुसा, जिसे देखकर सभी घबराने लगे। जहाँ जिसको जो मिल रहा है वो उसी काम को करने में बिजी हो गया। सबका अचानक ऐसा रवैया देख पार्कमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो काला कपड़ा पहना इंसान कोई आदमी नहीं, बल्कि एक 70 साल की बूढ़ी दादी है, जिसे वहाँ गॉब्लिन ग्रैनी कहकर बुलाया जाता है। यहाँ तक कि उसे देख वहाँ का ऑफिसर चीफ भी घबरा जाता है, जो हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। दादी यहाँ कल रात वाले उसी आदमी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है। मैंने उसे फिर से कल रात बारिश में देखा। वो हर रात दीवारों को तोड़कर वहाँ कोई एसिड डाल रहा था, जिससे कि दीवारें खराब हो जाए। फिर दादी ने खींची तस्वीर भी दिखाई। दादी ही कल रात उस आदमी पर नजर रखे हुई थी। चीफ के बगल में एक और खड़ा आदमी बोल पड़ा, जरूर वो वहाँ पेशाब करता होगा। ये सब भी कोई शिकायत करने आता है। ये सुनकर तो दादी का पाड़ा चढ़ गया और उस पे ही दादी चिल्लाने लगी, तुम कौन होते हो यहाँ बीच में बोलने वाले। उनके इस दापड़ और निडर स्वभाव की वजह से ही उन्हें गॉब्लिन दादी कहा जाता है। और ये सब कुछ पार्कमैन अपने फोन में वीडियो उठा रहा होता है। दादी उस पे भी चिल्लाने लगी, जिस पे वो बोला, ये नियम है सबूत के तौर पर कि आप ये शिकायत करने यहाँ आई थी। अब दादी ने शिकायत लिखवाने को कहा तो पार्कमैन बोला, आपने टोकन लिया है। दादी बोली, मुझे टोकन की जरूरत नहीं। सॉरी, तब तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आप जा सकते हैं। दादी पार्कमैन को बहुत गुस्से से देख ऑफिस से निकल गई। इसके बाद सारे बड़े ऑफिसर पार्कमैन को बताते हैं, ये दादी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वो हर दिन ही ऑफिस में कोई न कोई शिकायत लेकर हाजिर हो जाती है। वो सारा दिन भर पता है घूमती रहती है और छोटी सी छोटी समस्या का भी शिकायत देकर ऑफिस पहुंच जाती है। उन्होंने इन 30 सालों में 8000 जैसे रिपोर्ट्स लिखवाए होंगे। इसीलिए उसे देखते ही सभी डर जाते हैं कि फिर से आज कोई नई शिकायत होगी। अब अगली सुबह सारे नियम मानकर टोकन नंबर भी लेकर दादी शिकायत दर्ज करवाने पार्कमैन के पास आई। उसने एक टोकन नंबर और शिकायत का कागज दर्ज करने को दिया, फिर एक और टोकन नंबर और कागज, फिर एक और, फिर एक और ऐसे कुल मिलाकर उन्होंने 50 टोकन आज जमा किए हैं। ये देखकर तो सभी ने अपना सर पकड़ लिया। इसके अलावा सामने और भी लोग हैं जो अपनी शिकायत लेकर कतार में बैठे हैं। तभी एक और स्टाफ ने आकर पार्कमैन से कहा, तुम्हें चीफ अपने कमरे में बुला रहे हैं। पार्कमैन किसी तरह तो बचा। उसी रात दादी फिर एक महिला से झगड़ा कर रही होती है। उसने गैरकानूनी तरीके से मोहल्ले में जगह हथिया कर अपनी दुकान खोली है और उसके सबूत भी उनके पास है। वो महिला भी दादी पर गुस्सा हो गई और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो गए, जिनमें पार्कमैन का छोटा भाई योंगबिन भी है। जाते वक्त दादी उसे देखकर कहती है, नूडल्स ऐसे नहीं पका कर खाते हैं। अब योंगबिन घर लौट आया। पार्कमैन उसके खाने में इंतजार कर रहा था, पर यहाँ उनकी बातों से समझ आ रहा है कि योंगबिन की अपने बड़े भाई से नहीं जमती। वो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, न ही पार्कमैन से ढंग से बात करता है। बुरा लगने पे भी पार्कमैन ने अपने भाई से कभी कुछ नहीं कहा। अगले दिन दादी एक बड़ी कंपनी के खिलाफ शिकायत लेकर आई है। जहाँ वो लोग रहते हैं उसे दखल कर नया बिल्डिंग कंपनी बनाना चाहती है। पार्कमैन बोला, लेकिन वो तो सबकी अनुमति लेकर काम कर रहे हैं।
दादी ने उस कंपनी के खिलाफ इकट्ठा किए हुए उनके गैरकानूनी कामों का चिट्ठा पार्कमैन को दे दिया। अब पार्कमैन भी इरिटेट होकर फाइल्स को साइड में रखकर उसे अनयूज्ड फाइल्स में डालने के लिए सोहा से पूछने लगा। अब यहाँ दादी रेस्टोरेंट में अपनी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त जुंग का इंतजार कर रही है। उसके आते ही दादी ने हाथ हिलाकर इशारा किया। बड़े ही आश्चर्य की बात है, दादी की दोस्त जुंग फोन पर बड़े अच्छे से इंग्लिश में बात कर रही होती है। साथ ही साथ दादी भी एकदम हैरान से उसे सुन रही है। जुंग की बात खत्म हो जाने पर दादी बोली, तू इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। हाँ, मैं हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ और करते करते ही सीख गई। तू बता, तेरा सिलाई का बिजनेस कैसा चल रहा है? दादी बोली, पहले की तरह अब नहीं चल रहा, खरीदार भी बहुत कम हो गए हैं। जुंग बोली, बहुत तो काम कर ली, चल अब देश विदेश घूमते हैं। और फिर से दादी से पूछने लगी, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? दादी भी झुंझलाते हुए बोली, अभी तो बताया मैंने कि अच्छा नहीं चल रहा है। जुंग थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगी। इतने में उसका फोन बजा। फोन सामने ही पड़ा है, पर जुंग बैग में तब से फोन ढूंढ रही है। फिर दादी ने उसे फोन पकड़ाया। दादी को ये सब देखकर थोड़ा अजीब तो लगा। जुंग बोली, मुझे अब निकलना होगा। लेकिन जाने से पहले वो बोली, मैंने तुझे एक चीज के बारे में कहा था ना, तूने कुछ बताया नहीं। दादी बोली, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब जल्दबाजी में वो अपना रुमाल वही भूल से छोड़कर चली गई। उस रात दादी कपड़े सिलाई करते हुए इंग्लिश चैनल देख रही है और आज एक नया वर्ड उन्होंने सीखा, व्हाट्सएप, और मन ही मन उसे दोहरा रही है कि तभी दादी की दोस्त जिंजू वहां आ गई अपने सिले हुए कपड़े लेने। अब जिंजू के जाने के बाद दादी एक नंबर पर कॉल लगाती है और दूसरी तरफ से किसी ने इंग्लिश में जवाब दिया, कौन बोल रहा है? दादी ने तभी तुरंत फोन काट दिया। दादी ने किसे कॉल किया था, आगे कहानी में आप जानेंगे। अब अगले ही दिन दादी एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करती है, जहां दादी के अलावा सभी यंग स्टूडेंट्स भर्ती है। टीचर के जल्दी जल्दी पढ़ाने से दादी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। दादी के धीरे पढ़ाने को कहने पर टीचर उनका मजाक उड़ाती है। दादी ने उस टीचर की कंप्लेन वहाँ के मैनेजमेंट से कर दी, लेकिन उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए ये कहकर कि दादी के अलावा वहाँ और कोई बूढ़ा नहीं है। ऊपर से वो सभी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, और उसने दादी को वापस भेज दिया। वहाँ से जाते हुए दादी ने देखा कि पार्कमैन एक अमेरिकन आदमी से बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है। दादी तब से दूर से उसे सुन रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और देखकर दंग रह गई कि पार्कमैन इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। पार्कमैन तो उन्हें अपने पीछे देखकर डर से चौंकी उठा कि अब दादी फिर से कोई कंप्लेंट लेकर ना आ गई हो। इसके बाद दादी उसे अंग्रेजी सिखाने को कहती है, जिसके वो उसे पैसे भी देगी। पर पार्कमैन ने मना करते हुए कहा, एक तो आपके इतने सारे शिकायत, साथ ही साथ और लोगों की भी शिकायत मेरे पास भरे पड़े रहते हैं। मेरे पास आपको इंग्लिश सिखाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे माफ करे। लेकिन दादी को वो अभी जानता नहीं है, वो भी कम जिद्दी नहीं है। दिन रात उसे फोन करती, रोज ऑफिस चली आती और उसे बार बार इंग्लिश सिखाने को कहती है। जब इससे भी बात नहीं बनी तो एक दिन हद ही हो गई। दादी ऑफिस में बैठे बैठे जोर जोर से इंग्लिश में चिल्लाने लगी। जब पार्कमैन ने उसे फिर से इंग्लिश सिखाने के लिए मना कर दिया तो दादी एक छोला भरती शिकायत की फाइल लेकर जमा करने गई। बेचारे पार्कमैन के कलीग्स हाथ जोड़कर रोने वाला मुंह बनाकर पार्कमैन को इंग्लिश सिखाने के लिए आखिरकार मना ही लेते हैं। अब दादी की इंग्लिश सीखने के सफर की शुरुआत हुई। पार्कमैन ने पहले अल्फाबेट्स की किताब दी जो दादी बचपन में पढ़ चुकी है। फिर पार्कमैन ने एक डिक्शनरी दी और कुछ वर्ड्स याद करने को दिए। कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, अगर 80% से ऊपर आया तभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पूरी रात दादी पढ़ाई करती है। अगले दिन टेस्ट हुआ जिसमें दादी 75% ले आई, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें 80% लाना था। आपने अच्छा किया है, लेकिन मैं अब आपको नहीं पढ़ा सकता। और वहाँ से पार्कमैन चला गया। दादी वहीं बैठे बस अपने नंबर्स को ताकती रहती है। अब इधर बस से घर लौटते वक्त पार्कमैन ने अपने भाई को एक गली में जाते हुए देखा। वो भी उतरकर उसका पीछा करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस अनजान गली में उसका भाई क्या कर रहा है। इसके बाद पार्कमैन एक घर में पहुंचा और तभी वो वहाँ दादी से टकरा गया। ये उन्हीं का ही घर है। दादी ने पार्कमैन के भाई योंगमिन के लिए खाना लगाया हुआ है। उसने पार्कमैन को भी खाने को कहा। ऐसा घर का खाना कब उसने खाया था उसे याद भी नहीं। पार्कमैन ने देखा कि पूरे घर के दीवारों पर इंग्लिश के लिखे स्टिकी नोट्स चिपके हुए हैं। खाना खाने के बाद पार्कमैन ने पूछा, आप मेरे भाई को खाना क्यों खिला रही थी? दादी बोली, एक दिन मैंने उसे कच्चे नूडल्स खाते हुए देखा था, तब से ही मैं कभी कभी उसे अपने हाथ का खाना खिला देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा छोटा भाई है। मैं भी तो अकेली रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है।
पार्कमैन नमी भरी आंखों से दादी को शुक्रिया कहता है। अब चाय पीते हुए वो बोला, तैयार रहे, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने आ रहा हूँ और मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, बस ऐसे ही कभी कभी मेरे भाई को खाना खिला दिया करना। दादी हंसकर बोली, मुझे भी खुशी होगी। इसके बाद एक पल भी जाया ना कर वो इंग्लिश की किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। पार्कमैन ने इस बार उन्हें आसान शब्द याद करने को कहा जिसके इस्तेमाल से भी हम बात कर सकते हैं। दादी बोली, तो फिर तुमने उस दिन मुझे टेस्ट में कठिन शब्द क्यों दिए थे? खैर, आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद एक दो सेंटेंस और बताया। पढ़ने के बाद दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पार्कमैन बोला, आप भी मेरी दादी की तरह ही बात कर रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी शादी की उम्र बीत चुकी है, बस मुझे अभी अपने छोटे भाई की फिक्र है। जब दादी से भी उनका परिवार, उनके नाती नातनी के बारे में पार्कमैन ने पूछा तो दादी ने बात टाल दी, ये कहकर कि मेरा कोई भी नहीं है। अगले दिन पार्कमैन दादी को पढ़ाने आया। उसने दादी को हाउ आर यू बोला तो दादी ने रिप्लाई दिया, आई एम फाइन एंड यू। पार्कमैन उन्हें अलग अलग तरीकों से असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे बोला जाता है, जैसे कॉफी ऑर्डर करना, लोगों से कैसे बात किया जाता है, डे टू डे अलग अलग काम के जरिए इंग्लिश सिखाता है। दादी भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ वो सारी चीजें सीख रही है। सिलाई करते वक्त भी वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही होती है और मन ही मन पार्कमैन को धन्यवाद करती है। अब एक रात पार्कमैन दादी को एक बार में ले आया जहाँ ज्यादातर लोग ही विदेशी होते हैं। अब उसने दादी को उनके साथ बात करने को कहा। पहले तो दादी डरते घबराते हुए 5 मिनट में ही बात करके वापस आ गई। उसके बाद पार्कमैन ने 2 लड़कियों से 10 मिनट तक बात करने को कहा और अब वहाँ दादी की बात कब कहानियों में बदलकर 10 मिनट भी पार हो गए पता ही नहीं चला। पार्कमैन बहुत खुश हुआ। असल में उसने दादी को आत्मविश्वास से भर दिया था, जिस वजह से उन्हें अब इंग्लिश बोलने में डर नहीं लग रहा और ना ही मुश्किल। अब दोनों बाहर एक बेंच में बैठकर बात कर रहे हैं। पार्कमैन अपनी जिंदगी की कहानी दादी को इंग्लिश में बोलकर सुनाता है। कॉलेज की पढ़ाई के वक्त मेरी माँ गुजर गई थी और बाबा ने मुझे इस बारे में बताया नहीं था, जिस वजह से मैं माँ को आखिरी बार देखने भी नहीं आ सका। इस वजह से मेरा छोटा भाई को लगता है कि मैंने परिवार से मुंह फेर लिया है। दादी बोली, बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर। पार्कमैन भी हैरान रह गया कि दादी ने उसकी कही सारी बातें समझ ली। आज थैंक्स गिविंग की छुट्टी है। दादी अकेले बैठी नूडल्स खा रही थी। तभी पार्कमैन और उसका छोटा भाई गिफ्ट लेकर दादी के घर पहुंच गए। दादी भी उन्हें देख बहुत खुश हो गई। इसके बाद बड़े प्यार से उन्होंने काफी सारा खाना बनाया। दादी अपने हाथों से युंगमिन को खाना खिला रही है। कब अपने छोटे भाई को उसने इतना खुश होते हुए देखा था उसे भी याद नहीं। खाना खाने के बाद तीनों बाहर बैठे हैं। युंगमिन ने पूछा, दादी आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? कुछ देर चुप रहकर दादी बोली, मेरा एक छोटा भाई है। बहुत छोटे में ही हम अलग हो गए थे। उसे एक अमेरिकन परिवार ने गोद ले लिया था। मेरे पास उसका नंबर है, लेकिन वो कोरियन भाषा नहीं समझता। मुझे बहुत जानने की इच्छा होती है कि वो कैसा है, उसका परिवार कैसा है। भाई को याद कर दादी अकेले में रोने लगी। इसी बीच पार्कमैन ने वो नंबर अपने पास रख लिया। उस रात सपने में दादी ने बचपन में बिताई अपने भाई के साथ की यादों को देखा जो उसे बेहद प्यारे हैं। अगली सुबह पार्कमैन ने दादी के भाई को कॉल लगाया और कहा, मैं आपकी बहन का इंग्लिश टीचर हूँ और वो सिर्फ आपसे बात करने के लिए ही इंग्लिश सीख रही है। लेकिन उस तरफ से बड़े ही बुरी तरीके से जवाब आया, मुझे उसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मैं उसे अपना परिवार समझता हूँ और दया करके आप भी आगे से मुझे फोन ना करें। और कॉल कट हो गई। पार्कमैन का मन बहुत ही खराब हो गया दादी के बारे में सोचकर। उसी रात पार्कमैन दादी के घर आया और बोला, अब आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है दादी। कारण मैं आपको नहीं बता सकता और मैं भी आने वाले मेरे प्रमोशन के एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हो जाऊंगा। मेरे पास समय नहीं होगा। दादी बोली, मैं पैसे नहीं दे रही हूँ इसीलिए ना। असल में उसे दादी के लिए बुरा लग रहा है। अगले दिन दादी अस्पताल में अपने उसी दोस्त जुंग से मिलने आई है। दादी को देख वो बहुत खुश हो गई। सारा समय वो बस दादी का ही नाम ले रही थी। अब दोनों अकेले में बैठकर बातें कर रहे हैं। जुंग बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं चीजें भूलने लगी हूँ। उसकी ऐसी हालत देख दादी बहुत रोने लगी। उसने उसका वही रुमाल लौटाते हुए कहा, तू ऐसे कैसे बीमार हो गई? उसे मजबूत रहने को कहती है। इतने में जुंग की असिस्टेंट गुमजू आई और दादी को एकांत में ले जाकर बात करती है। आपकी दोस्त यानी मेरी नानी की हालत अच्छी नहीं है। आने वाले और कुछ महीनों में शायद वो सब कुछ भूल बैठेगी। क्या आप अपनी दोस्त की आखिरी मदद करेंगी? दादी दूसरी तरफ देखने लगी। गुमजू बोली, क्या ये आपके लिए बहुत मुश्किल है? आपकी दोस्त की यही आखिरी इच्छा है।
दादी को जवाब नहीं देती। आखिर कौन सी इच्छा और कैसी मदद की बात वो कर रही है, यही इस कहानी का असली मोड़ है। अब दादी जब अपने मोहल्ले लौटी तो देखा उसी औरत को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। वो दादी पे बहुत चिल्लाकर बात सुनाती है। उसे लगा कि दादी की शिकायत की वजह से ही ये सब हुआ है, पर दादी को तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले दिन दादी फिर से कॉर्पोरेशन ऑफिस आई, लेकिन वहाँ पार्कमैन नहीं है। उसे ही ढूंढते ढूंढते वो बाहर आई तो उसने कुछ और लोगों को कहते सुना कि पिछली रात उस औरत को प्लानिंग करके पकड़ाया गया था, क्योंकि बिल्डर्स ने उन्हें बहुत पैसे दिए थे। गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए वो अंदर आई और अपनी वही फाइल्स मांगने लगी जो उसने जमा किए थे। और तब उन्हें पता चला कि वो फाइल्स तो डंप कर दिए गए हैं। तभी पार्कमैन ऑफिस पहुंचा। उसे देखते ही दादी उस पर बहुत गुस्सा करने लगी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जिस पर पार्कमैन बोला, ये सरकारी काम है और बिल्डर्स सारे कानून मानकर ही काम कर रहे हैं। आपके उन सबूतों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दादी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली, क्या तुमने एक बार भी उस फाइल को खोल कर देखा था? मैंने बहुत सालों से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे। पार्कमैन बोला, आपकी दुकान को लेकर तो कोई समस्या नहीं हुई है ना, तो फिर आप दूसरों को लेकर इतना क्यों बेचैन हो रही है? दादी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कंप्लेन, इतनी शिकायत अपने लिए करती हूँ? मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन उस औरत की है। उसी की दुकान से उसका परिवार चलता है। इसके बाद पार्कमैन बोला, अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों में नाक मत घुसाइए। ऐसा करने से कोई आपको शाबाशी नहीं बल्कि घृणा करेगा। गुस्से में दादी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वहाँ पार्कमैन का भाई भी खड़ा था। पार्कमैन और गुस्से में बोला, आपको अब इंग्लिश सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे घृणा करता है, यहाँ तक कि परिवार भी नहीं मानता। दादी ये सब सुन खुद को संभाल ना पाई। उसी रात योंगमिन ने अपने बड़े भाई पार्कमैन से गुस्से में कहा, आपको पता है कि दादी लोगों के लिए इतना क्यों सोचती है? क्योंकि वो अकेली है, उनका बचपन से ही कोई परिवार नहीं है। इसके बाद पार्कमैन दादी की वही फाइल निकालता है और उसे पढ़ता है, जहाँ बिल्डर्स के खिलाफ इतने प्रमाण थे कि वो खुद ही दंग रह गया। एक दिन उसी बिल्डर्स के गुंडे ने उसी औरत को दुकान बंद करने की धमकी देता है और वो औरत लाख कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने में वहाँ पार्कमैन आया और उसने कहा, कानून जो फैसला लेगी वही माना जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ आकर धमकियां नहीं दे सकते, और उसे वहाँ से भगा दिया। मोहल्ले के सभी लोग पार्कमैन से खुश हो गए। इधर पार्कमैन के बॉस ने उससे इस काम के लिए खूब सुनाया, लेकिन उसने भी बता दिया कि वो इस मोहल्ले वालों के साथ खड़ा है। वहाँ से जाते जाते वो दादी की दुकान की तरफ थोड़ी देर खड़े होकर देखता रहता है। दादी यहाँ अपने दोस्त को देखने अस्पताल आई है, लेकिन अब तक जुंग सब कुछ भूल चुकी है। दादी बोली, इतनी जल्दी कैसे सब कुछ भूल सकती है तू? तू तो कहती थी ना कि उन्हें सबक सिखाएगी, उन्हें कटघरे में खड़े करवाएगी, न्याय मांगेगी उस सब के लिए, लेकिन तू ही चुप हो गई तो कैसे ये सब होगा? इतने में जुंग की नातिनी गुमजू वहाँ आई और दादी को एक खत पकड़ाया, जो कि जुंग सब कुछ भूलने से पहले दादी के लिए लिखा था। दादी वो खत पढ़कर रोने लगी। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आकर बोला, आप भी तो आपके दोस्त की तरह एक कंफर्ट वुमन है ना? उसने अपना परिचय दिया। वह एक न्यूज रिपोर्टर होने के साथ साथ कंफर्ट वुमन के अत्याचार पर बनी कमेटी रिजोल्यूशन ऑफ कन्विक्शन फॉर कंफर्ट वुमन का सदस्य भी है, और कमेटी ने उनके साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में मामला दर्ज किया है। वो उनका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। गुमजू के उस रिपोर्टर को मना करने पर दादी बोली, नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगी। अगले दिन सबसे बड़े अखबार की सुर्खियों में दादी की तस्वीर छपी है और साथ बाहर निकला इतने सालों तक दादी का छुपाया गया वो दर्दनाक सच। दादी एक कंफर्ट वुमन है जिन्हें साल 1943 में सिर्फ 13 साल की उम्र में जापानी सैनिक पकड़कर अपने कैंप ले आई थी। दिन पर दिन, महीने पर महीने जापानी सैनिकों ने उनके ऊपर चलाए थे शारीरिक उत्पीड़न। दादी की जिंदगी का ये पहलू, ये सच जानकर सभी बहुत रोने लगे। इसके बाद दादी अपनी माँ की कब्र पर आकर बहुत रोती है, क्योंकि उसने वादा किया था माँ से कि वो ये सच किसी को नहीं बताएगी, लेकिन आज उसने वो वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना माँ। उस वक्त जापान और कोरिया के युद्ध के समय जिन लड़कियों को जापानी सैनिक बंदी बनाकर उन पर प्रताड़ना, उनके साथ यौन प्यास मिटाया करते थे, उन्हें ही कंफर्ट वुमन कहा जाता है। माँ से बात कर अपना मन हल्का करके दादी वापस घर लौट आई। रात में पार्कमैन दादी के पास आया। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। फिर दादी बोली, तुम भूखे होगे ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। दादी को देख उसका गला भर आया
और रोते रोते उसने दादी से माफी मांगी। फिर दादी ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद दादी ने अलमारी से एक पुराना बक्सा निकाला। ये वो यादें हैं जिसे मैं भूल जाना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती हूँ। पिछले 60 सालों से मैंने इसे दफन करके रखा था। आज तुम्हें पहली बार दिखा रही हूँ। ये तस्वीर उसी जापानीज कैंप में खींची गई तस्वीर है। ये मैं हूँ और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जुंग, जो वही हॉस्पिटल में भर्ती है। उनके क्रूर अत्याचार, प्रताड़ना मुझसे और सहा नहीं जा रहा था और मैंने खुद को खत्म करने की ठान ली थी। जीते जी नहीं, मरकर तो मैं आजाद हो पाऊंगी। और उसी समय मेरी इसी दोस्त ने मुझे बचाया, मुझे समझाया, मुझे हिम्मत दी। आज उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, उसके लिए हंसी खुशी रहने की कोशिश में। हमने जापानी सैनिकों के खिलाफ आरोप दर्ज किया था, लेकिन हमारे इंग्लिश ट्रांसलेटर ने हमारी असली बात न लिखकर गलत बातें लिख डाली। लेकिन जब मेरी दोस्त को ये चीज समझ आई, उस दिन के बाद से न्याय विचार के लिए उसने इंग्लिश सीखना शुरू किया। दादी उसे जापानी के खिलाफ वो चिट्ठी दिखाते हुए कहती है, जब मुझे समझ आ गया कि मेरी दोस्त चीजें भूलने लगी है, उस दिन से मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। उसे मेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मेरा भाई मुझसे नफरत, मुझसे घृणा करता है। ये बात मुझे पहले से ही पता थी। मैंने कभी उससे बात करने के लिए इंग्लिश नहीं सीखी है। क्या तुम मेरी इस आखिरी लड़ाई लड़ने में साथ दोगे? अब यहाँ दादी की सच्चाई जानने के बाद उसकी दूसरी दोस्त जिंजू दादी से दूर दूर रह रही थी। दादी ने जब पूछा कि अब तुम भी मुझसे नफरत करने लगी हो, मैं दोस्त नहीं हूँ तुम्हारी। जिंजू बोली, अगर मुझे दोस्त माना होता तो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर नहीं रखते। आप जानते हैं मैं उस दिन कितना रोई थी। कहते कहते उसने उन सारे कष्ट, उन सारी पीड़ा जो उन्होंने सहा, उसके लिए दादी को गले से लगा लिया, जिसमें प्यार की गर्माहट थी। अब दादी के अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट बनकर आ चुका है और इसके बाद अमेरिका की अदालत में जिस बात को लेकर उन्हें कहना है, उसकी प्रैक्टिस वो सबके सामने कर रही होती है। बीच बीच में वो गलती भी कर रही है, लेकिन फिर अगले ही पल उसे ठीक से बोलने भी लगती। अब यहाँ रात में दुकान बंद करते वक्त उन्हें दरवाजे पर एक लिफाफा मिला, जिसमें एक चिट्ठी और कुछ डॉलर्स थे, जो उसे उसी दुकान की महिला ने दी थी। उसने दादी से माफी मांगी उन्हें गलत समझने के लिए और सर नीचे कर उन्हें सम्मान दिया। दादी अमेरिका जा रही है, इसीलिए मोहल्ले वालों ने उनके लिए ढेर सारे तोहफे भेजे हैं। अमेरिका जाने से पहले दादी ने अपने हाथों से बनाया कोट पार्कमैन को दिया, उसके प्रमोशन के इंटरव्यू के लिए, जो कि उसे बिल्कुल फिट आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है वो उसमें। दादी भी देख बहुत खुश हो गई। अब दिखाता है दादी वॉशिंगटन डीसी पहुंच गई है। यहाँ कोरिया में भी खबर आ रही है। अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कंफर्ट वुमेन मामले की सुनवाई है। लेकिन सुनवाई की पहली रात एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दादी ने कोरिया में कभी नहीं खुद को कंफर्ट वुमेन के हिसाब से परिचय दिया है। सरकारी दस्तावेज में उनका नाम भी दर्ज नहीं है। उसके दोस्त ने बहुत बार उससे कहा था। अब वो अदालत में लड़ेंगे कैसे, जबकि उसी के देश यानी कोरिया ने ही उसे कंफर्ट वुमेन के हिसाब से स्वीकारा नहीं है। इसलिए उन्हें अब अदालत में अपना पक्ष रखने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। ये सारी बातें दादी ने पार्कमैन को बताई। इसके बाद पार्कमैन ने ऑफिस में सभी को इकट्ठा किया और सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सरकार दादी को कंफर्ट वुमेन के हिसाब से स्वीकृति दे दे। रास्ते रास्ते में सभी खड़े होकर इस चीज का प्रचार करने लगे ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। इधर पार्कमैन भी मेयर को समझाने आया है। काफी देर तक अच्छे से समझाने के बाद मेयर के पेपर पे साइन करने के साथ ही दादी को कंफर्ट वुमेन के तौर पर स्वीकृति मिल गई। अगले दिन पार्कमैन का इंटरव्यू है। कोट की जेब से उसे दादी का लिखा नोट मिला, यू कैन डू इट। जब इंटरव्यूअर ने पूछा परिवार में कौन कौन है, तो पार्कमैन बोला, मेरा एक छोटा भाई और दादी। आज दादी भी किसी के लिए परिवार का हिस्सा बन बैठी है। दूसरी तरफ दादी की पेशी अदालत में हुई। बाहर बड़ी तादाद में कोरियंस जमा है और सभी एक ही जुबान बोल रहे हैं, वी वांट जस्टिस। अंदर अदालत में कोरिया और जापान दोनों पक्ष के लोग ही बैठे हैं। अब सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले एक बूढ़ी कोरियन महिला आकर कंफर्ट वुमन के तौर पर हुए जुल्म को बताती है, जहां दर्जनों जापानी सैनिकों ने उसके ऊपर यौन उत्पीड़न किया। तभी जापान के पक्ष से कहा गया, लेकिन सरकार तो ये बात मानने को तैयार नहीं है, बल्कि आप लोग ही पैसों के लिए खुद कैंप में जाया करती थी। वो बूढ़ी महिला गुस्से में बोली, पैसों के लिए कोई इतना भी उत्पीड़न नहीं सहता जो आपको मार ही डाले। जापानियों के पक्ष के वकील एक पे एक सवाल पूछकर उस बूढ़ी महिला को अपमान किए जा रहे हैं। बेचारी बूढ़ी महिला गुस्से में पूरे कांपते कांपते कटघरे से नीचे उतर आई। अब दादी को बुलाया गया, लेकिन तभी विपक्ष वकील बोल पड़े, इन्हें तो अभी अभी कोरियन सरकार ने स्वीकृति दी है,
लेकिन बस स्वीकृति से नहीं, हमें सबूत चाहिए। और दादी की ओर इशारा कर बड़े ही कठोर शब्द कहने लगे। जज ने सभी को थमाकर दादी से कहा, क्या आप अदालत में ये प्रमाण कर सकती है कि आप एक कंफर्ट वुमन है? दादी इंग्लिश अच्छे से ना समझ पाने की वजह से बोली, यस आई कैन स्पीक। मूवी का नाम भी इसी पर ही है। दादी हाथ में कागज लिए कटघरे में खड़ी हुई। सामने इतने सारे लोग उन्हीं को ही घूर रहे हैं। चारों तरफ कैमरा ही कैमरा है और दादी है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। उन्हें एक अनजाना डर सता रहा है। जज के बार बार उसे अपनी बात कहने के बाद भी दादी चुप है। तभी उन्हें कटघरे से नीचे उतारने का इशारा किया गया। इधर जुंग की नातिन गुमजुम भी चलाकर बोली, यू कैन स्पीक। दादी बस अपनी आंखें बंद खड़ी है। तभी उसे एक पहचानी आवाज कहीं से सुनाई दी। हाउ आर यू? दादी ने कहा, आई एम फाइन एंड यू? और देखा कि सामने पार्कमैन खड़ा है। यू कैन स्पीक। यस आई कैन स्पीक, दादी बोल उठी। दादी का वो खोया डगमगाता हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौट आया। इतना ही नहीं, पार्क अपने साथ दादी की वही पुरानी तस्वीर ले आया है जो जापानियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। अब दादी थोड़ी देर को सोचने के बाद उन्होंने कपड़ा उठाकर अपना पेट दिखाया। सभी वो देखकर सिहर उठे। उनका पेट बुरी तरह से चारों तरफ से जख्मी हो रखा है। पूरा अदालत शांत है। सभी को उस दृश्य ने हिला दिया है। दादी बोली, जापानी सैनिकों ने मुझे छुरी से भौंक भौंक कर ये जख्म दिए थे और ऐसे ही निशान मेरे पूरे शरीर पर है। जापानी वकीलों की तरफ देखते हुए दादी बोली, ये रहा प्रमाण। और कितने प्रमाण चाहिए आपको? और पैसों की बात करते हो। जब मुझे कैद किया गया था तब मैं सिर्फ 13 साल की थी। जिस उम्र में गुड्डे गुड़ियों से खेला जाता है, उस उम्र में मैं पैसों के लिए ये जुल्म सहूंगी। और हम यहाँ जितने भी कंफर्ट वुमेन हैं, वो कोई सजा नहीं चाहती, बस चाहती है कि जापान की सरकार दिल से हमसे माफी मांगे। आगे आने वाली पीढ़ी को इतना तो हम बता सकेंगे कि हाँ, हम जैसों को भी इस दुनिया में न्याय मिला है और हमसे माफी मांगी है। क्या हम कंफर्ट वुमन ने कुछ ज्यादा मांग लिया है? आंखों में आंसू लिए इसी के साथ दादी ने अपनी बात खत्म की। पूरी अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दादी की दोस्त जुंग भी टीवी पर दादी को देखकर भावुक हो उठी। आज उसका ये सपना दादी ने पूरा कर दिखाया। बाहर आने के बाद जो जापानी सरकार की तरफ से विदेशी रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो दादी से माफी मांगते हैं, लेकिन जापानी सरकार के अपने आदमी अभी भी दादी को भला बुरा कह रहे हैं। इसके बाद दादी को किसी से मिलवाया गया, उनका भाई। दादी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों के हंसी खुशी चेहरों के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो गई। साल 2007 30 जुलाई कंफर्ट वुमेन की गुहार आखिरकार सुनी गई और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसे पास किया गया। और ये उस समय की असली तस्वीरें हैं। यही वो असली दादी है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जापान ने अभी भी इन लोगों से माफी नहीं मांगी है। क्या अत्याचार, गलत और घिनौना काम इन दरिंदों के लिए कभी कोई सजा नहीं होगी? क्या कानून इन पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाएगी? क्या हम अपने ही देश में सुरक्षित है? दुविधा भरे मन के साथ मैं अब आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।